नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा निकेतन पर। अगर आप सीटेट में मैथ्स के 30 नंबरों को लेकर परेशान हैं या आपको लगता है कि मैथ्स आपको फेल करवा सकता है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज आपकी यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का मेगा मैराथन। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस एक वीडियो में हम सीटेट मैथ्स के पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, सीटेट का गणित बाकी विषयों से थोड़ा अलग है। स्क्रीन पर देखिए, यह 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा में 15 नंबर का कंटेंट, यानी वो सवाल जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, जैसे जोड़ घटाव ज्योमेट्री। और दूसरा हिस्सा है 15 नंबर की पेडागोजी, यानी गणित को पढ़ाना कैसे है। अक्सर बच्चे सिर्फ सवाल निकालने में लगे रहते हैं और पेडागोजी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब दोनों मजबूत हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों हिस्सों को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन 15 नंबरों की जो पेडागोजी नहीं है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे नंबर्स, टाइम, मनी और पैटर्न। यहाँ सवाल मुश्किल नहीं होते, बस लॉजिकल होते हैं। और अगर आप पेपर 2 वाले हैं तो आपका फोकस नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और मेंसुरेशन पर होना चाहिए। अब सवाल है कि इनकी तैयारी कैसे होगी। दोस्तों, वैसे तो यह कोर्स मुख्य रूप से पेडागोजी का है, लेकिन मैं आपको कंटेंट के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। लास्ट में हम कंटेंट को भी हल करने की 3 जादुई ट्रिक्स सीखेंगे। पहला, यूनिट डिजिट मेथड, बड़े गुना भाग को बिना सॉल्व किए सिर्फ आखिरी अंक देखकर उत्तर कैसे निकालें। दूसरा, ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी गलत ऑप्शन को हटाकर सही तक कैसे पहुंचे। और तीसरा, अप्रॉक्सीमेशन, यानी कठिन सवालों का अनुभव कैसे लगाएं। तो कंटेंट की चिंता छोड़ दीजिए, वो हम लोग अंत में देखेंगे। तो हम लोग फोकस करते हैं उन 15 नंबरों पर जो सबसे ज़रूरी है, यानी पेडागोजी पर। तो सिलेबस नोट कर लीजिएगा, हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गणित अमूर्त है या तार्किक। दूसरा, एनसीएफ 2005, सरकारी दस्तावेज गणित पढ़ाने के बारे में क्या कहते हैं, क्या हमें बच्चे को छोटा गणितज्ञ बनाना है। तीसरा, गणित की भाषा, बच्चे को हिंदी आती है पर गणित की भाषा अलग होती है, सिंबल्स और फॉर्मूला की भाषा। चौथा है सामुदायिक गणित, गणित सिर्फ क्लास में नहीं, सब्जी मंडी और मेले में भी है। पांचवा, मूल्यांकन, बच्चे को कैसे परखें, टेस्ट लेकर या ऑब्जर्व करके। छठा, शिक्षण की समस्याएं, बच्चे गणित से डरते क्यों हैं, यानी मैथ्स फोबिया। सातवां, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यह सबसे जरूरी टॉपिक है। अगर बच्चा गलती करे तो डॉक्टर की तरह उसकी बीमारी कैसे पकड़े और इलाज करे। और आखिरी में आठवां, वैन हीले का सिद्धांत, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वैन हीले मॉडल है, जिससे हर साल 2 सवाल लगभग आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह पूरे गणित शिक्षण की नींव है, गणित की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि गणित आखिर है क्या। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जोड़ घटाव करना ही गणित है, लेकिन नहीं। गणित सिर्फ गणनाओं का विज्ञान नहीं है, यह स्थान और परिमाण का विज्ञान है। और सबसे जरूरी बात, गणित तार्किक चिंतन का भी विज्ञान है, यानी गणित वह विषय है जो रटना नहीं बल्कि सोचना सिखाता है। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो आइए 5 सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक को समझते हैं। तो सबसे पहला है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने कहा कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित करता है। याद करने का ट्रिक है, जब हम लॉक यानी ताला लगाते हैं तो चाबी घुमानी पड़ती है, वैसे ही दिमाग का ताला खोलने के लिए तर्क यानी कि लॉजिक की चाबी चाहिए। तो लॉक इक्वल्स टू तर्क यानी कि रीजनिंग। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो जॉन लॉक ने कहा था कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित करती है, यानी कि रीजनिंग की ताकत विकसित करती है। सेकंड में गैलीलियो, इन्होंने कहा गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिखा है।
ट्रिक इसका होगा, गैलीलियो ने दूरबीन से ब्रह्मांड देखा था, तो जहां ब्रह्मांड शब्द आए वहां गैलीलियो। ठीक है। नेक्स्ट है रॉजर बैकन। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यानी गेटवे एंड की है। इसका ट्रिक होगा, बैकन से याद रखिएगा बैकडोर या गेट, तो जहां द्वार शब्द आए वहां बेकन, यानी गेट शब्द आए वहां पर बेकन हो जाएगा। चौथा नेपोलियन। नेपोलियन ने कहा गणित की उन्नति के साथ देश की समृद्धि जुड़ी है, तो ट्रिक इसका हो जाएगा, नेपोलियन एक राजा था और राजा हमेशा देश की उन्नति की बात करता है, तो जब भी देश का बात आए तो नेपोलियन ने कहा था। और लास्ट है हॉगबेन। इन्होंने कहा गणित सभ्यता का दर्पण है, यानी मिरर है। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, तो हम लोग इंसानों की तरह दर्पण देखते हैं, तो हॉगबेन भी तो इंसान था, तो हॉगबेन इक्वल्स टू मिरर, ये ध्यान रखिएगा। इन 5 में से एक परिभाषा पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। इसे रटना नहीं है, हर पॉइंट को डिटेल में समझिए। तो पहला पॉइंट है, गणित तार्किक है, यानी लॉजिकल है। हिंदी या इतिहास में कहानियां होती हैं, लेकिन गणित सिर्फ तर्क पर चलता है, यानी लॉजिक पर चलता है। अगर 2 + 2 = 4 है, तो इसके पीछे एक ठोस तर्क है, यह क्यों और कैसे पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है, गणित अमूर्त है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है। दोस्तों, अमूर्त का मतलब है जो दिखाई ना दे। देखिए, 5 कोई चीज नहीं है। आपने 5 पेन देखे होंगे, 5 सेब देखे होंगे, लेकिन क्या 5 को कभी चलते फिरते देखा है? नहीं ना। 5 एक विचार है। गणित इन्हीं विचारों को समझने का विषय है। हम मूर्त चीजों से शुरू करते हैं और बच्चे को अमूर्त सोच तक ले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, गणित पदानुक्रमिक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित एक सीढ़ी की तरह है। अगर बच्चे को गिनती नहीं आती तो वो जोड़ नहीं कर सकता, अगर जोड़ नहीं आता तो गुणा नहीं कर सकता, यानी एक कंसेप्ट दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए अगर बच्चे की एक क्लास छूट जाए तो उसे आगे का गणित समझ नहीं आता। चौथा पॉइंट है, गणित की अपनी भाषा है, यानी कि सिंबॉलिक भाषा। गणित किसी और भाषा का मोहताज नहीं है। इसके अपने पद, सूत्र और संकेत हैं, जैसे सिग्मा, पाई, परसेंटेज, डेल्टा, ये सब गणित की अपनी वर्णमाला है। पांचवा पॉइंट है, गणित सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। अमेरिका में भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और भारत में भी गणित के नियम हर जगह हर समय समान रहते हैं। गणित में सोचने के 2 मुख्य तरीके होते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहां से पैडागोजी के सवाल बनते हैं। पहला है आगमनात्मक तर्क, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने बच्चे को एक समोसा दिखाया, फिर एक सैंडविच दिखाया, वो भी त्रिभुज के आकार का होता है। फिर बच्चे ने खुद नियम बनाया कि जिसकी 3 भुजाएं हों वो त्रिभुज होता है। यह तरीका छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद खोज करता है। दूसरा है निगमनात्मक तर्क, यानी डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। यानी आगमनात्मक तर्क में, इंडक्टिव रीजनिंग में उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे, और निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग में नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने पहले ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, और फिर उस पर सवाल हल करवाएं। यह तरीका बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छा है, जहाँ सिलेबस जल्दी खत्म करना हो और सटीकता चाहिए। प्राइमरी लेवल पर हमें हमेशा आगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे गणित बच्चे में कैसी सोच विकसित करता है। गणित का उद्देश्य बच्चे को अपसारी चिंतक बनाना है। फर्क समझिए, अगर मैं पूछूं 4 और 4 कितना होता है, तो इसका सिर्फ एक जवाब है 8। इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन, यानी क्लोज एंडेड। यह रटने को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर मैं पूछूं ऐसी कोई 2 संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो,
तो बच्चा सोचेगा 1 + 7 8 हो जाएगा, 2 + 6 4 + 4 और 0 + 8। यहाँ बच्चा दिमाग दौड़ा रहा है। इसे कहते हैं अपसारी चिंतन यानी ओपन एंडेड। यानी अभिसारी चिंतन जो रटने को बढ़ावा देता है, जैसे 4 और 4 कितना होगा। लेकिन अपसारी चिंतन यानी ओपन एंडेड सोचने पर बढ़ावा देता है। बच्चा अपना दिमाग लगा के उस चीज को हल करेगा। एक अच्छे गणित शिक्षक को क्लास में हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, यानी अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गणित की प्रकृति। हमने सीखा कि गणित रटने का नहीं बल्कि तर्क और अमूर्त चिंतन का विषय है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? ए अलंकारिक, बी तार्किक, सी कठिन या फिर डी सामान्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तार्किक। जैसा हमने पढ़ा, गणित लॉजिक पर चलता है, रटने पर नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित करता है। यह कथन किसका है? ए जीन पियाजे, बी लॉक, सी वाइगोत्स्की या फिर डी गैलीलियो। याद है हमारी ट्रिक, दिमाग का ताला खोलने के लिए तर्क चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए निगमन, बी व्याख्यान, सी आगमन या फिर डी रटना। छोटे बच्चों को हम पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों, यहाँ हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट शीशे की तरह साफ हो गया होगा। लेकिन अभी थकना मना है, क्योंकि अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में वहाँ से सीधे सवाल आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, गणित कैसे पढ़ाया जाएगा यह एनसीएफ 2005 ही तय करता है। सीटेट में आप पैडागोजी का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, एनसीएफ के बिना वो पेपर अधूरा है। आज हम जानेंगे कि एनसीएफ के अनुसार क्या हमें बच्चे को सिर्फ हिसाब किताब सिखाना है या उसे सोचना सिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित शिक्षण का पोस्टमार्टम। सबसे पहले एक सवाल, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्सर लोग कहते हैं जोड़ घटाव सिखाना। नहीं दोस्तों, एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा रटे नहीं बल्कि सिचुएशन को लॉजिकली देखे। जैसे अगर बच्चा बाजार गया और उसने देखा कि 2 किलो आलू 40 के हैं तो 1 किलो 20 का होगा, तो उसने पेन कॉपी नहीं उठाई, उसने अपनी सोच में गणित लगाया। इसे कहते हैं मैथमेटाइजेशन यानी कि गणितीयकरण। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक डेविड व्हीलर का बहुत प्रसिद्ध कथन है जो एग्जाम में आता है, बच्चे को बहुत सारा गणित रटाने से अच्छा है उसकी सोच को गणितीय बना दिया जाए। इसे याद रखिएगा। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एनसीएफ ने गणित के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है, संकीर्ण यानी नैरो और उच्च यानी हायर। पहला है संकीर्ण उद्देश्य यानी नैरो एम्स। यह छोटा उद्देश्य है। इसका मतलब है बच्चे को बस इतना गणित सिखा दो कि वो दुकान पर हिसाब कर सके, नौकरी कर सके। इसमें क्या आता है? संख्याएं यानी नंबर्स, जोड़ घटाव, मापन, प्रतिशत। इसका मकसद है रोजगार योग्य वयस्क यानी एम्प्लॉयबल एडल्ट्स तैयार करना। यह मुख्य रूप से प्राइमरी लेवल पर होता है। और दूसरा है उच्च उद्देश्य यानी हायर एम्स। यह बड़ा उद्देश्य है। इसका मकसद है बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। इसमें बच्चा क्या सीखता है? समस्या समाधान, अनुमान लगाना, पैटर्न पहचानना और अमूर्त चीजों को समझना। सिर्फ उत्तर निकालना नहीं बल्कि सही तर्क देना।
तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अगर सवाल में संख्या, माप, जोड़ आए तो नैरो एम, अगर सोच, अमूर्तता, साधन आए तो हायर एम्स। दोस्तों, एनसीएफ 2005 एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज करता है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की लंबी आकृति। इसका क्या मतलब है? बाकी विषय फैले हुए होते हैं, जैसे इतिहास में आप मुगल काल पहले पढ़ लो या गांधी युग, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गणित एक ऊंची इमारत जैसा है। अगर आपको गिनती नहीं आती तो जोड़ नहीं आएगा, जोड़ नहीं आता तो गुना नहीं आएगा, गुना नहीं तो भाग नहीं, यानी हर नया टॉपिक पुराने टॉपिक पर खड़ा होता है। इसे ही टॉल शेप कहते हैं। इसका एक नुकसान भी है, अगर बच्चे का बेसिक कमजोर रह गया तो वो आगे का गणित कभी नहीं सीख पाएगा और गणित से डरने लगेगा। इसलिए टीचर को बेसिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अंत में एनसीएफ 2005 एक टीचर से क्या चाहता है? आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए? पहला, बच्चे गणित का आनंद लें, यानी कि डरना मना है। क्लास में हंसी मजाक और पहेलियां होनी चाहिए। दूसरा, गणित सबके लिए है, मैथ्स फॉर ऑल। चाहे लड़का हो या लड़की, होशियार हो या कमजोर, एनसीएफ कहता है हर बच्चा गणित सीख सकता है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। तीसरा, जीवन से जुड़ाव, सवाल ऐसे हो जो उनकी दुनिया के हो, जैसे राम के पास 2 सेब है, किताबी बात, वर्सेस तुम्हारे टिफिन में 2 रोटियां है, असली बात। और चौथा, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर जोर। उत्तर सही आया या गलत यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि बच्चे ने कोशिश कैसे की, यानी कि प्रोसेस। इसलिए ना हम लोग बोर्ड के एग्जाम में कहते हैं कि आंसर गलत भी होगा, अगर प्रोसेस सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह था एनसीएफ 2005 का पूरा निचोड़। याद रखिएगा, संख्या सिखाना छोटा लक्ष्य है, सोच बदलना बड़ा लक्ष्य। अगर आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो एनसीएफ का कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, बी, सवाल हल करना, सी, सूत्र रटना, या फिर डी, वैज्ञानिक बनाना। जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस टॉपिक के। दूसरा सवाल, गणित की लंबी आकृति यानी टॉल शेप का क्या अर्थ है? ए, लंबी समस्याएं हल करना, बी, एक संकल्पना का दूसरी पर बनना, गणित का सिलेबस बड़ा होना, या फिर डी, ऊंची इमारतें बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संकल्पना का दूसरी पर बनना, यानी अगर पिछला टॉपिक नहीं आया तो अगला नहीं आया। संख्याएं और जोड़ घटाव सीखना गणित शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? ए, उच्च उद्देश्य, बी, संकीर्ण उद्देश्य, सी, व्यापक उद्देश्य, या फिर डी, कोई नहीं। यह संकीर्ण उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे बच्चा सिर्फ हिसाब किताब सीखता है, लॉजिक नहीं। जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो वहां वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर ढूंढने की, ठीक? उसके बाद प्ले करके देखिएगा क्या मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, ठीक है? तो हम लोग अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है गणित की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणित को एक विषय कहते हैं, लेकिन क्या यह एक भाषा भी है? जी हाँ, गणित की अपनी एक पूरी भाषा है। जैसे हिंदी में व्याकरण, शब्द और वाक्य होते हैं, वैसे ही गणित में भी अपने शब्द, नियम और व्याकरण होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि गणितीय भाषा आम भाषा से कैसे अलग है और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं। दोस्तों, गणित की भाषा की 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है सटीकता, यानी प्रेसिशन। हिंदी में अगर मैं कहूँ कुछ लोग आए थे तो इसका मतलब 2 भी हो सकता है और 10 भी,
लेकिन गणित में कुछ नहीं चलता है। यहाँ हर चीज सटीक होती है, एग्जैक्ट होता है। जैसे 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, न कम न ज्यादा। दूसरा है संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी। गणित कम शब्दों में बड़ी बात कहता है। उदाहरण के लिए अगर मुझे हिंदी में लिखना हो कि 2 संख्याओं का जोड़ 10 के बराबर है, तो कितना लंबा वाक्य बनेगा। लेकिन गणित में हम बस लिखेंगे x + y = 10। इसे कहते हैं ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। तीसरा है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। गणित प्रतीकों की भाषा है, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, इक्वल्स टू, पाई, परसेंटेज, ये सब गणित के अक्षर हैं। और चौथा है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। चाहे आप भारत में हो या जापान में, ट्रायंगल के 3 ही कोण होंगे। गणित की भाषा पूरी दुनिया में एक जैसी समझी जाती है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां से सीटेट सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, शब्दावली यानी वोकैबुलरी। बच्चे गणित में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें शब्द का मतलब नहीं समझ आता। गणित में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आम जिंदगी में मतलब अलग होता है और गणित में अलग। इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, पॉलीसेमियस वर्ड्स। उदाहरण के लिए फेस यानी फलक। आम जिंदगी में फलक का मतलब होता है चेहरा, यानी फेस का मतलब होता है चेहरा। लेकिन गणित में फेस का मतलब होता है घन की एक सतह यानी सरफेस, जहाँ इसी से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा है रूट यानी मूल या जड़। बच्चा सोचता है रूट मतलब पेड़ की जड़, लेकिन गणित में यह स्क्वायर रूट है। तीसरा वॉल्यूम यानी आयतन। टीवी का रिमोट हाथ में हो तो वॉल्यूम का मतलब आवाज है, लेकिन गणित में वॉल्यूम का मतलब है उस बर्तन में कितना पानी आएगा, यानी कैपेसिटी यानी उसका आयतन। चौथा है ऑड यानी विषम। आम भाषा में ऑड मतलब होता है अजीब, पर गणित में ऑड नंबर यानी 1, 3, 5 है। एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाते समय इन शब्दों के दोनों मतलब समझाने चाहिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। क्या गणित में भी व्याकरण होती है? जी हाँ, गणित में भी व्याकरण होती है। इसे हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हिंदी में हम राम आम खाता है बोलते हैं, खाता राम आम है नहीं बोल सकते। वैसे ही गणित में भी लिखने का एक सही क्रम होता है। उदाहरण के लिए 2 + 3 × 4। अगर हमें व्याकरण यानी बोर्डमास नहीं पता तो हम पहले 2 + 3 = 5 करेंगे और फिर 5 × 4 = 20 ले आएंगे, जो गलत है। लेकिन यह व्याकरण कहता है पहले गुना होगी यानी 3 × 4 = 12, फिर जोड़ यानी 12 + 2 = 14। तो बोर्डमास ही गणित का असली व्याकरण है, जो हमें सही क्रम बताता है। यह बच्चों को शुरू से स्पष्ट होना चाहिए। एक छोटी सी चीज और, जिसे अक्सर लोग एक ही समझते हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन यानी व्यंजक और समीकरण। एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, यह एक अधूरे वाक्य जैसा है, जैसे 2x + 5, इसमें कोई परिणाम नहीं है। और इक्वेशन यानी समीकरण एक पूरा वाक्य है जो कुछ बताता है, जैसे 2x + 5 = 10, इसमें बराबर का निशान होता है। तो याद रखिए, जहां बराबर का निशान आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि गणित सिर्फ सवाल हल करना नहीं बल्कि एक भाषा को समझना है। अगर बच्चे को वॉल्यूम या डिफरेंस का सही मतलब नहीं पता तो वह सवाल कभी हल नहीं कर पाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? ए गणितीय संकेत, बी गणितीय सूत्र, सी अस्पष्ट शब्द या फिर डी संख्याएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट शब्द। गणित की भाषा हमेशा सटीक होती है, उसमें कंफ्यूजन की जगह नहीं होती। कक्षा 2 का एक छात्र 44 लिखने के लिए कहने पर 404 लिखता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? उसे गणित नहीं आता, स्थानीय मान की समझ नहीं है, वह लापरवाह है, या फिर उसे लिखना नहीं आता। तो बच्चा 44 को 404 लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ऑप्शन नंबर बी स्थानीय मान की समझ नहीं है।
उसे नहीं पता कि दहाई और इकाई कैसे लिखते हैं। गणित में बोर्ड मास क्या है? एक संख्या, समस्याओं को हल करने का क्रम यानी सिंटैक्स, एक प्रकार का त्रिभुज या फिर मापन की इकाई। बोर्ड मास गणित का व्याकरण है, यानी समस्याओं को हल करने का सही क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स। अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर ये a+b का होल स्क्वायर जिंदगी में कहाँ काम आएगा? तो हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। सामुदायिक गणित का मतलब है वह गणित जो किताब में नहीं बल्कि हमारे समाज और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है, चाहे वो सब्जी वाले का हिसाब हो, दर्जी का नाप हो या दिवाली की रंगोली, हर जगह गणित है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्कूल में जो गणित हम पढ़ते हैं उसे औपचारिक कहते हैं, यानी फॉर्मल, लेकिन समाज में जो गणित यूज करता है उसे इथनो मैथमेटिक्स या व्यवहारिक गणित कहते हैं। इसका महत्व क्या है? पहला, व्यवहारिक उपयोग। आप बाजार गए, 500 का नोट दिया और 120 का सामान लिया, बाकी कितने पैसे वापस मिलेंगे? यह सामुदायिक गणित है। दूसरा, सामाजिक संबंध। गणित समाज को जोड़ता है। जब हम लेन देन करते हैं तो हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और तीसरा, नैतिक मूल्य। गणित हमें ईमानदारी सिखाता है। अगर दुकानदार आपको 5 रुपये ज़्यादा दे दे और आप उसे लौटा दें तो यह गणित द्वारा सिखाया गया नैतिक मूल्य है। सीटेट में यहाँ से सीधा सवाल आता है कि कौन सा मूल्य किससे जुड़ा है? पहला, सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यू। हमारी संस्कृति में गणित कहाँ है? मंदिरों की वास्तुकला में, संगीत के सुरों में, त्योहारों की तारीखों में। यहाँ हॉबगेन की बहुत प्रसिद्ध कथन याद रखना, गणित सभ्यता का दर्पण है। हम मिरर में अपना फेस देखते हैं, वैसे ही सभ्यता गणित में अपना चेहरा देखती है, यानी हॉबगेन इक्वल्स टू मिरर, जो हम लोगों ने देखा भी था पहले। दूसरा है सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू। समाज कैसे तरक्की करेगा? जब उसका गणित अच्छा हो। यह नेपोलियन ने कहा था। गणित की उन्नति के साथ राज्य की समृद्धि जुड़ी हुई है। ट्रिक हमने देखा था ना कि नेपोलियन राजा था, राजा देश के बारे में सोचता है, देश की समृद्धि के बारे में सोचता है, तो ये कथन नेपोलियन ने कहा। तीसरा है अनुशासनात्मक मूल्य यानी डिसिप्लिनरी वैल्यू। गणित हमारे दिमाग को अनुशासन में रखता है, यह हमें एकाग्रता सिखाता है। क्या गणित अकेला है? नहीं, गणित हर विषय का दोस्त है। विज्ञान के साथ बिना गणित के फिजिक्स या केमिस्ट्री चल नहीं सकती। कितने ml केमिकल मिलाना है, यह गणित है। भूगोल के साथ नक्शा पढ़ना, दूरी मापना, मौसम का तापमान, सब गणित है। इतिहास के साथ युद्ध कब हुआ, कितने साल पहले हुआ, यह कालक्रम गणित ही तो है। और कला आर्ट के साथ रंगोली बनाना, चित्रकला में अनुपात का ध्यान रखना। इसलिए एनसीएफ कहता है कि गणित को एकीकृत तरीके से पढ़ाओ, अलग अलग नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक टीचर के रूप में आप कम्युनिटी मैथ्स को क्लास में कैसे लाएंगे? क्या सिर्फ भाषण देकर? नहीं, आपको एक्टिविटीज करानी होगी। पहला, फील्ड ट्रिप, बच्चों को पास के डाकघर या बैंक ले जाएं। दूसरा, रोल प्ले, कक्षा में एक बाजार लगाएं, कुछ बच्चों को दुकानदार बनाएं, कुछ को ग्राहक, उन्हें नकली नोटों से लेन देन करने दें। और तीसरा, पेरेंट इंटरव्यू, बच्चों को होमवर्क दे कि वो अपने माता पिता से पूछे कि वो घर का बजट कैसे बनाते हैं। इससे बच्चा समझेगा कि गणित सिर्फ कॉपी में नहीं, असली जिंदगी में भी है। तो दोस्तों, यह था सामुदायिक गणित। याद रखिएगा, गणित को चार दीवारी से बाहर निकालना ही इस टॉपिक का मकसद है। तो क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? ट्रिक याद है? मिरर में हम फेस देखते हैं और हॉगबेन का भी फेस होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉगबेन। ये हॉगबेन ने ही कहा था ना।
कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, बी, ठोस सामग्री दिखाना जैसे केक और कागज, सी, भाषण देना, या फिर डी, होमवर्क देना। गणित कहता है चीजें दिखाओ, तो सही जवाब हो जाएगा बी, ठोस सामग्री। आप कागज मोड़कर या केक काटकर 1/4 समझा सकते हैं, यानी चतुर्थांश समझा सकते हैं। एक छात्र दुकान पर हिसाब लगा रहा है, यह किस प्रकार की गणित है? औपचारिक गणित, अनौपचारिक या सामुदायिक गणित, बीज गणित या ज्यामिति? दुकान का हिसाब यह किताबी नहीं बल्कि सामुदायिक या अनौपचारिक गणित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, गणित में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। दोस्तों, मूल्यांकन शब्द सुनते ही बच्चों को लगता है परीक्षा और नंबर, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको यह सोच बदलनी होगी। एनसीएफ 2005 कहता है कि मूल्यांकन का मकसद बच्चे को डराना या उसे फेल का ठप्पा लगाना नहीं है। मूल्यांकन का असली मकसद है बच्चे की सीखने की कमियों को पहचानना और इन्हें दूर करना। जैसे एक डॉक्टर दवाई देने से पहले बीमारी चेक करता है, वैसे ही एक टीचर को भी चेक करना होता है कि बच्चे को गुना भाग समझ आया या नहीं। इसी प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी मूल्यांकन कहते हैं। आजकल स्कूलों में सीसीई पैटर्न चलता है। इसका मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत, इसका मतलब है टेस्ट सिर्फ साल में आखिरी में नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन लगातार चलना चाहिए, क्लास के दौरान, पढ़ाते समय, होमवर्क में, ताकि अगर बच्चा आज गलती करे तो हम उसे आज ही सुधार दें, साल के अंत का इंतजार ना करें। व्यापक, इसका मतलब है सिर्फ किताबी ज्ञान चेक मत करो, बच्चे की सर्वांगीण विकास दें। क्या वो खेल में अच्छा है? क्या वो दोस्तों से अच्छी बातें कर रहा है? क्या वो ड्राइंग अच्छी करता है? गणित में हम देखते हैं कि क्या बच्चा मैथ्स लैब में एक्टिविटी कर पा रहा है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट ही सीसीई का लक्ष्य है। दोस्तों, मूल्यांकन 2 तरह का होता है, इसे ध्यान से समझिए। एक नंबर पक्का है यहां से। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA। यह पढ़ाई के दौरान होता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैंने बीच में एक सवाल पूछ लिया, बच्चे ने गलत जवाब दिया, मैंने तुरंत उसे सही कर दिया। यह FA है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। इसका मकसद है डायग्नोसिस एंड रेमेडियल, यानी कमियां ढूंढना और सुधारना। इसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए आकलन क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कमियां ढूंढना और सुधारना। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, यानी सम्मेटिव असेसमेंट, SA। यह पढ़ाई के अंत में होता है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा, यानी फाइनल एग्जाम। इसका मकसद सुधारना नहीं बल्कि फैसला सुनाना है कि बच्चा पास है या फेल, उसे A ग्रेड मिलेगा या B। इसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, फॉर लर्निंग सुधरने का मौका है फॉर्मेटिव, ऑफ लर्निंग काम खत्म, अब बस रिजल्ट, यानी सम्मेटिव। अब सवाल है कि टीचर मूल्यांकन करेगा कैसे? क्या सिर्फ पेपर पेन टेस्ट से? नहीं, गणित में हम कई टूल्स यूज करते हैं। पहला है NS डॉटल रिकॉर्ड, यानी दृष्टांत रिकॉर्ड। यह एक डायरी जैसा होता है। इसमें टीचर बच्चे के जीवन की विशिष्ट घटनाएं लिखता है। जैसे आज रोहन ने गणित के खेल में बहुत ईमानदारी दिखाई और अपनी बारी का इंतजार किया, यह उसके व्यवहार का रिकॉर्ड है। दूसरा, पोर्टफोलियो। यह सबसे बेस्ट टूल है। इसमें बच्चे का पूरे साल का काम इकट्ठा किया जाता है, उसकी ड्राइंग्स, बेस्ट टेस्ट पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, सब एक फाइल में। इसे देखकर पता चलता है कि बच्चे ने साल भर में कितनी प्रगति की है। तीसरा, चेकलिस्ट, यानी जांच सूची। इसमें बस हाँ या ना होता है, जैसे क्या बच्चे को गिनती आती है, यस और नो। क्या उसे त्रिभुज बनाना आता है, यस और नो।
और चौथा है रूब्रिक्स। यह बताता है कि कितने नंबर किस चीज़ पर मिलेंगे, जैसे स्टेप्स सही लिखने हैं 2 नंबर, आंसर के 1 नंबर। यह पारदर्शी होता है। एक आखिरी टर्म जो आजकल बहुत पूछी जा रही है, असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब है जब बच्चा खुद अपना जज बन जाए। अगर आप घर पर मॉक टेस्ट देते हैं और बाद में खुद चेक करते हैं कि मेरे कितने नंबर आए और मैंने कहाँ गलती की, तो आप असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट यानी स्व आकलन और दोस्तों द्वारा जांच आता है। एनसीएफ इसे बहुत बढ़ावा देता है क्योंकि इससे बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। तो हम लोगों ने मूल्यांकन का पूरा सिस्टम समझा। याद रखिएगा, एक अच्छे टीचर के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी से बच्चे में सुधार आता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। गणित में उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद दिया जाता है? ए निदानात्मक परीक्षण के बाद, बी वार्षिक परीक्षा के बाद, सी पाठ पढ़ाने से पहले, या फिर डी कभी नहीं। जब बीमारी पता चलेगी तभी तो दवाई देंगे, यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। सीखने के लिए आकलन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, या फिर ग्रेडिंग करना। फॉर मतलब सुधार के लिए, और सुधार रचनात्मक मूल्यांकन में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 25 + 5 कितना होता है? 15 को 3 से गुना करो। कोई 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 40 हो, या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन सी देखिए, कोई 2 संख्याएं बताओ जिनका गुना 40 हो। इसमें इसके कई जवाब हो सकते हैं। 5 × 8, 4 × 10, 2 × 20, इसलिए यह ओपन एंडेड है, यानी कि अंत वाला प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, गणित शिक्षण की समस्याएं। एनसीएफ 2005 कहता है कि ज़्यादातर बच्चे गणित से डरते हैं और उसमें फेल होते हैं। आखिर क्यों? क्या गणित मुश्किल है या हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है? हम जानेंगे कि बच्चे गणित में फेल क्यों होते हैं, उनकी गलतियों का विश्लेषण कैसे करें और एक डॉक्टर की तरह उनका इलाज कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे गणित से भागते क्यों हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं: गणित की प्रकृति, कठोर मूल्यांकन और शिक्षक का ज्ञान। गणित की प्रकृति। इतिहास में आप कहानी सुन सकते हैं, लेकिन गणित में आपको x, y को समझना होता है, जो अमूर्त है। अगर टीचर ने इसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ा तो बच्चा डर जाए। कठोर मूल्यांकन। जब हम बच्चे को सिर्फ सही या गलत में तौलते हैं तो उसमें असफलता का डर बैठ जाता है। और तीसरा, शिक्षक का ज्ञान। अगर टीचर को खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं है या वो बच्चों की बेइज्जती करता है तो बच्चा गणित कभी नहीं सीख पाएगा। इसे हम पेडागोजिकल फेल्योर कहते हैं। अब मान लीजिए बच्चा गलती कर रहा है, तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? नहीं। एनसीएफ कहता है त्रुटियां सीखने का एक अभिन्न अंग है। एरर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां हमें बताती है कि बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा है। ये बच्चे की सोच में झांकने की खिड़की है। जैसे अगर बच्चा लिखता है 0.5 × 0.5 बराबर 0.25 की जगह 2.5, तो इसका मतलब उसे गुना आती है, बस दशमलव का कंसेप्ट क्लियर नहीं। हमें गलती को हटाना नहीं है, उसके कारण को समझना है। दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, न्यूमैन्स एरर एनालिसिस। न्यूमैन ने बताया कि जब बच्चा कोई
इबारती सवाल यानी वर्ड प्रॉब्लम हल करता है तो वो 5 स्टेप से गुजरता है। गलती कहीं भी हो सकती है, पढ़ने में, समझने में, रूपांतरण में, कार्यविधि में या उत्तर लिखने में। तो पहला, पढ़ने में, क्या बच्चा सवाल पढ़ पा रहा है? अगर उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती तो वो सवाल ही नहीं पढ़ पाएगा, यह भाषा की गलती है। दूसरा, समझना, कंप्रीहेंशन, पढ़ लिया पर क्या समझा? अगर उसे अंतर शब्द का मतलब नहीं पता तो वो अटक जाएगा। तीसरा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, यह सबसे जरूरी है। क्या वो समझ पाया कि यहाँ जोड़ करना है या गुणा, शब्दों को गणित में बदलना। चौथा, कार्यविधि, प्रोसेस स्किल्स, उसे पता है गुणा करना है पर क्या उसने गुणा सही की। पांचवा, उत्तर लिखना, इनकोडिंग, सब सही किया पर उत्तर गलत उतार दिया। एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। गलती पकड़ ली, अब क्या? अब हम डॉक्टर बनेंगे। पहला, निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है बीमारी पता करने के लिए, वैसे ही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। इसका मकसद नंबर देना नहीं बल्कि यह देखना है कि बच्चा अटक कहाँ रहा है। और दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। बीमारी मिल गई, अब दवाई देंगे, इसे कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। याद रखिएगा, रेमेडियल का मतलब दोबारा टेस्ट लेना नहीं है, इसका मतलब है दोबारा पढ़ाना, लेकिन नए तरीके से। अगर लेक्चर से समझ नहीं आया तो खेल से समझाओ, चार्ट से समझाओ या इंडिविजुअल ध्यान दो। यही एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो दोस्तों, हमने गणित की समस्याओं का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूमैन के अनुसार इबारती सवाल हल करने का तीसरा चरण कौन सा है? ए, प्रश्न पढ़ना, बी, उत्तर लिखना, सी, गणितीय रूपांतरण या फिर डी, समझना। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय रूपांतरण, यानी सवाल को गणित के रूप में बदलना। दूसरा है, एक बच्चा 0.5 गुने 0.5 बराबर 2.5 लिखता है। त्रुटि का कारण क्या है? उसे गुणा नहीं आती, वह लापरवाह है, दशमलव के गुणा की संकल्पनात्मक समझ की कमी, या फिर डी, उसे पढ़ना नहीं आता। 0.5 गुने 0.5 बराबर 0.5 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि उसे दशमलव के गुणा के कंसेप्ट की समझ नहीं है। उसे लगा 5 गुना 5 25 होता है और एक पॉइंट लगा दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशमलव के गुणा की संकल्पनात्मक समझ की कमी। तीसरा है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का मुख्य कारण क्या है? ए, लड़कियां गणित में कमजोर होती है, बी, गणित की संचयी प्रकृति और प्रतीकात्मक भाषा, सी, बच्चों की बुद्धि कम है, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि गणित की भाषा अमूर्त है और एक कंसेप्ट दूसरे पर टिका है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित की संचयी प्रकृति। अब बारी है मैथ्स पेडागोजी के अंतिम टॉपिक की। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो सीटेट का बेताज बादशाह है, वेन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। अब पिछला कोई भी पेपर उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेन हिले का सवाल ना आया। वेन हिले और उनकी पत्नी ने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं, यानी ज्यामिति कैसे सीखते हैं। क्या वो सीधे पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं या पहले आकृतियों को देखकर पहचानते हैं? इस थ्योरी में 5 चरण हैं जिन्हें हम लेवल 0 से लेवल 4 तक गिनते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। लेवल पर जाने से पहले 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, वैन हिले का सिद्धांत बच्चे की उम्र पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके अनुभव पर निर्भर करता है। एक छोटा बच्चा भी अगर अच्छे माहौल में हो तो वो जल्दी सीख सकता है। दूसरी बात, यह एक क्रम में चलता है। बच्चा लेवल 0 पार किए बिना लेवल 1 पर नहीं जा सकता। अब देखते हैं वो 5 जादुई लेवल कौन से हैं। लेवल 0, विजुअलाइजेशन यानी
चक्षुषीकरण। यह सबसे शुरुआती स्तर है। यहाँ बच्चा आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर पहचानता है, न कि उनके गुणों के आधार पर। उदाहरण के लिए, अगर आप बच्चे को एक त्रिभुज दिखाएंगे तो वो कहेगा, अरे यह तो समोसे जैसा है या पहाड़ जैसा है। अगर उसे आयत दिखाएंगे तो वो कहेगा, यह बिस्किट है या दरवाजा है। उसे नहीं पता कि इसमें 3 भुजाएं हैं या 4, वो बस देखकर पहचान रहा है। इसे कहते हैं लेवल 0। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हम पहुंच गए लेवल 1 पर, यानी एनालिसिस यानी विश्लेषण पर। यहाँ बच्चा आकृतियों के गुणों को जानने लगता है। अब वो कहेगा, यह वर्ग है क्योंकि इसकी चारों लाइनें बराबर हैं, या यह आयत है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चा आकृतियों के बीच संबंध नहीं बना पाता। अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या हर वर्ग एक आयत होता है, तो वो मना कर देगा। उसे लगता है कि वर्ग अलग है और आयत अलग। वो रटता है, समझता नहीं। अब आते हैं लेवल 2, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन पर। इसे अमूर्तता यानी एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। यहाँ बच्चा आकृतियों के बीच रिश्ते यानी रिलेशनशिप समझने लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अच्छा, वर्ग में भी वो सारे गुण हैं जो आयत में होते हैं, इसलिए हर वर्ग एक आयत होता है। यहाँ बच्चा परिभाषाएं बनाने लगता है और फॉर्मूले समझ लेता है। सीटेट पेपर 2 के लिए यह लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। बाकी के 2 लेवल्स स्कूल के ऊंचे स्तर के लिए है। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन यानी औपचारिक निगमन। यहाँ बच्चा प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाता है, यानी थ्योरम्स को प्रूव करना सीख जाता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। और लेवल 4 है रीजर यानी दृढ़ता। यह कॉलेज लेवल है। यहाँ साइंटिस्ट और गणितज्ञ बिना किसी चित्र के भी ज्यामिति पर काम करते हैं। सीटेट में 99% सवाल लेवल 0, 1 और 2 से ही आते हैं। तो हम लोगों ने मैथ्स पैडागोजी का पूरा सिलेबस यानी 15 नंबर का टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने शुरू से अभी तक ये वीडियोज देखा होगा तो पैडागोजी में आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है। हमारे मिशन 30 आउट ऑफ 30 के बाकी 15 नंबर बचे हुए हैं, यानी कंटेंट का। तो हम लोग पूरे कंटेंट को डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कंटेंट के लिए जो आपके एग्जाम के समय में यूजफुल होंगे। लेकिन इससे पहले हम जो टॉपिक्स पढ़े हैं, वैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा समोसे को देखकर उसे त्रिभुज कहता है। वह वैन हीले के किस स्तर पर है? ए स्तर 0 चाक्षुषीकरण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या फिर स्तर 3 दृढ़ता। समोसा बराबर त्रिभुज। बच्चा बनावट देख रहा है, गुण नहीं। तो यह है लेवल 0, यानी ऑप्शन नंबर ए विजुअलाइजेशन चाक्षुषीकरण। बच्चा यह समझने लगा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। वह किस स्तर पर है? ए स्तर 0, बी स्तर 1, सी स्तर 2 या फिर डी स्तर 4। संबंध समझ रहा है कि वर्ग आयत होता है। रिश्ते समझ में आते हैं लेवल 2 पर, यानी अनौपचारिक निगमन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तर 2 यानी कि अनौपचारिक निगमन। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय समझ का विकास किस पर निर्भर करता है? ए बच्चे की उम्र पर, बी बच्चे के अनुभव और निर्देश पर, सी रटने पर, या फिर डी केवल पाठ्यपुस्तक पर। याद रखिएगा, उम्र पर नहीं। वैन हीले का सिद्धांत किस पर आधारित है? याद रखिएगा, उम्र पर नहीं, अनुभवों पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चे के अनुभव और निर्देश पर। तो हम लोग अब कंटेंट के पार्ट का कुछ टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं।
अक्सर बच्चे एग्जाम में टाइम कम पढ़ने की शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गधों की तरह पूरा गुना भाग करते हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़े सवाल को सिर्फ घूर कर हल कर देंगे। तो अब हम सीखेंगे बिना पूरा सॉल्व किए सही ऑप्शन कैसे पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का जादू। हमारी पहली ट्रिक है यूनिट डिजिट मेथड। सीटेट में अक्सर ऐसे बड़े गुना के सवाल आते हैं, 456 गुने 789। क्या आप एग्जाम में इनका गुना करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ आखिरी अंक से मतलब है। देखिए, पहली संख्या का आखिरी अंक है 6, दूसरी का है 9, तो 6 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 54। हमें 54 नहीं, सिर्फ उसका आखिरी अंक यानी 4 चाहिए, यानी कि इकाई अंक। अब इस 4 को अगली संख्या के आखिरी अंक 3 से गुना कीजिए। 4 गुने 3 बराबर 12। आखिरी में क्या आया? 2, यानी इकाई अंक क्या आया 12 का? 2। अब बस ऑप्शन देखिए, जिस ऑप्शन के अंत में 2 है वही आपका उत्तर है। तो देखा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन विया डिविजिबिलिटी। यह बहुत ही काम की ट्रिक है, खासकर जब सवाल पूछे कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है या 3 से विभाजित है। 9 का नियम, बस आंकड़ों को जोड़ लो, अगर जोड़ 9 से कटता है तो संख्या भी कटेगी। जैसे ऑप्शन बी देखिए, 9 + 9 + 9 + 1 + 8 बराबर 36, और 36 9 के पहाड़े में आता है, तो यही उत्तर है। 3 का नियम भी सेम वैसे ही है। अगर किसी संख्या का योग 3 के पहाड़े में आए, यानी 3 से कट जाए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। 2 का तो बहुत आसान है, लास्ट का अंक यानी इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए तो समझिए वो संख्या भी 2 से विभाजित होगा। 5 का नियम तो पता ही होगा, 0 और 5 होता है इकाई अंक में। तो कुछ इस तरह से आप लोग बिना कॉपी और कलम के हल कर सकते हैं। जब भी सीटेट में वृत्त, बेलन या गोले का आयतन या क्षेत्रफल पूछा जाए तो फॉर्मूले में पाई आता है, और पाई का मान होता है 22/7। इसका मतलब आपका उत्तर हमेशा 11 से विभाजित होगा, क्योंकि 22 में 11 है। पूरा सवाल हल मत कीजिए, बस वो ऑप्शन ढूंढिए जो 11 से कटता हो। 90% सवालों में यही ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन रुको, सावधान भी रहना है। यह ट्रिक तब मत लगाना जब सवाल में पाई का मान 3.14 दिया हो या फिर 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हो, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी समय बचाने के लिए यह ट्रिक ब्रह्मास्त्र है। अब तीसरी ट्रिक, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का डर खत्म करने के लिए। सवाल आता है 2/3 बड़ा है या 4/5। एलसीएम मत निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो। इधर 5 को 2 से गुना किया, उधर 3 को 4 से गुना किया, तो 12। कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। इसका मतलब जिस तरफ 12 आया यानी दाईं तरफ, वो भिन्न यानी कि 4/5 बड़ी है। बस चुटकियों का खेल है। चौथी और आखिरी ट्रिक, अप्रोक्सीमेशन यानी कि अनुमान। कभी कभी सीटेट डराने के लिए दशमलव वाले सवाल देता है, जैसे 99.8 गुने 9.9। घबराइए मत, इन्हें राउंड फिगर बना लीजिए। 99.8 को मान लीजिए 100 और 9.9 को मान लीजिए 10। 100 गुने 10 बराबर 1000। अब ऑप्शन देखिए, 1000 के सबसे करीब कौन सा है? 988। बस टिक मारो और आगे बढ़ो। एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं, सही ऑप्शन जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सीटेट मैथ्स महामैराथन पूरा हुआ। हमने पेडागोजी के कंसेप्ट भी समझे और कंटेंट के कुछ टिप्स भी जाने। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म और आपकी शुरू। अब इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी।
अगर आपको मेरी मेहनत और ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें मैथ्स इज इजी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब हम साइंस पैरागोजी को समझेंगे और उसको बनाने के भी कुछ ट्रिक्स और टिप्स जानेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में हम साइंस के पैरागोजी को समझेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी जानेंगे कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।